नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का 19वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके पहले हम 18 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता भी होगा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। पहले 18 अप्रैल को आयोजित होने वाला था, लेकिन अभी तक जो है कोई भी तिथि इसकी निर्धारित नहीं है। तो आइए जो है शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो यह है सौर ऊर्जा। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा ये स्वच्छ ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस, ये सभी जो है स्वच्छ ऊर्जा के अन्य जो है मुख्य स्रोत हैं। पेट्रोलियम हो गया आपका, और कोयला, ये सभी जीवाश्म ईंधन है जो कि प्रदूषणकारी ईंधन में शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? तो बी विकल्प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं असम में। असम में काजीरंगा अभ्यारण्य ये आपका एक सींग के गैंडा के लिए जो है प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण झूम कृषि। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण यहाँ की स्थानीय जातियों द्वारा व्यापक पैमाने पर की जाने वाली झूम कृषि है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो यह है भूटान। सी विकल्प से हो जाएगा। भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश माना गया है, और भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? तो ये जैव विविधता दशक के रूप में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव पारित किया, जिसके माध्यम से 2001 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया है। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टेराकोटा, तो यह हो जाएगा गोरखपुर, यानी कि एक हो जाएगा दूसरा। लकड़ी के खिलौने कहाँ प्रसिद्ध हैं? तो वाराणसी में। बी का हो जाएगा चौथा। चीनी मिट्टी के बर्तन ये आपका चिन्हट में बनाए जाते हैं। सी का हो जाएगा पहला। और कांच का सामान ये आपका फिरोजाबाद में बनाया जाता है। तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2 4 1 3। तो आप देख सकते हैं विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ चिन्ह दिया गया है, दूसरी तरफ अर्थ दिया गया है उनका, तो कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो जन ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, तो जन के समय जो है उनका प्रतीक जो था वह कमल, तो एक हो जाएगा चौथा। प्रथम प्रवचन वह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, जो कि सारनाथ में दिया गया था। तो बी का हो जाएगा दूसरा। महाबोधि जो ये बोधि वृक्ष कहलाया गया का। सी का हो जाएगा पहला, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। त्याग, गृह त्याग का जो है चिन्ह घोड़ा है। तो डी का हो जाएगा तीसरा, यानी कि 4 2 1 3। तो आप देख सकते हैं विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये बुर्ज होम में मिला हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाण काली में जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो यह है दशहरी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है? तो खाद्यान्न हो जाएगा। ए विकल्प से हो जाएगा। अभी आर्थिक समीक्षा लेटेस्ट 2019-20 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में समग्र भारत का 19.17% खाद्यान्न उत्पादन होता है, और खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, और मध्य प्रदेश का इसमें जो है दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है?
तो धौलावीरा गुजरात में है, ए विकल्प सही हो जाएगा। धौलावीरा ये आपका हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है और प्रथम जो सबसे बड़ी बस्ती है वह है राखीगढ़ी। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया। तो दूसरी ये सबसे बड़ी बस्ती है और यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं और इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पे? तो सिंगरौली क्षेत्र में। सिंगरौली कहाँ है? तो आपका ये सोनभद्र जिले में स्थित है और सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार जो है पाए गए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका डायस्पोर एवं पायरोफिलाइट और विंध्य क्षेत्र में आपका एंडालुसाइट एवं कैल्साइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो यह गला का, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ऋग्वैदिक काल में निष्क ये गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क ये वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। तो वैदिक काल में जो है एक विनिमय का माध्यम भी था, लेकिन जो है और ये गले का एक हार को जो है निष्क कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नांकित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पहला दिया गया है उच्च मातृ मृत्यु दर, दूसरा है उच्च बालिका मृत्यु दर, तीसरा है बालिका भ्रूण हत्या और चौथा बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म। तो कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ सभी जो है सही है कि 1 2 3 4, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यदि पूछा जाए कि राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा केरल। केरल जो है भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अभिलेख दिया गया, दूसरी तरफ शासक, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है इसमें। तो नासिक अभिलेख से जो है शासक गौतमी पुत्र का वर्णन मिलता है, हाथी गुम्फा से खारवेल का, भीतरी अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय दिया गया है जो कि गलत है, और चौथा जो दिया गया गिरनार से रुद्रदामन प्रथम, ये सही है। तो यहाँ सुमेलित जो नहीं है आपका सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है। किससे है? तो एहोल अभिलेख से है, ना कि भीतरी अभिलेख से। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप उसमें सफल होना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो है स्कॉलरशिप टेस्ट, फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट आपका फ्री में कराया जा रहा है। तो जो लोग जो है इस टेस्ट को जो है जुड़ना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो ये हर संडे को दोपहर 1 बजे टेस्ट कराया जाता है और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है। ये टेस्ट आपका बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए है, तो आप लोग इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी प्लस फीचर्स आप देख सकते हैं कि यदि आप प्लस कोर्स लेते हैं तो इतने सारे फीचर्स जो है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अनअकैडमी पर बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट ट्रैक रिवीजन है, 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2021 बैच, ये आपका 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जो है जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद साथ ही करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल बैच ये आपका 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग जो है इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। फिर आपका लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 है, ये 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स है, ये 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं यूपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस प्री और मेंस दोनों का सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। फिर आपका मिशन खाकी, ये कंप्लीट कोर्स है यूपीएसआई का, तो ये आपका 8 अप्रैल से ये बैच शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी पे जो अभी अवेलेबल है यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट है, लोअर पीसीएस के बैचेज हैं, आरओ है, यूपीएसआई है, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए है, लेखपाल बीईओ और ऑप्शनल कोर्स के लिए भी बैच अवेलेबल हैं। और आपको बता दें कि जो है यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड यदि यूज करते हैं एग्जाम लर्नर,
तो आपको 10% का जो एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारे रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, जिससे आपको 10% का जो है तत्काल डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें, अनअकैडमी पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1260 रुपये पे करना है, 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का 5040 है, और 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन का फीस जो है 6300 है, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन फीस 7560 रुपये है। तो आप लोग जो है एक बार अवश्य जुड़िएगा अनअकैडमी से, और अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से करके जो है आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो ये मणिपुर में। ये विकल्प जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से सर्वाधिक साक्षरता जो है मणिपुर में है, और ओवरऑल देखा जाए तो केरल राज्य का जो है साक्षरता सर्वाधिक है। अगला जो प्रश्न आपका, कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से यह संबंधित है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कलहड़ कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के आश्रित कवि या जो है विद्वान थे। इनकी प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने? तो अरबों के द्वारा प्रयोग किया गया था, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था, और ऋग्वेद में उल्लिखित भरत एक कबीले के नाम पर इस देश का नाम भरत पड़ा था। परंपरा के अनुसार देखा जाए तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। और कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। और ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया, और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। अगला जो प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो वह है तराइन का द्वितीय युद्ध, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। उसके बाद जो है भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई थी, और यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत में आया था कब? तो यह 11वीं शताब्दी ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने आमिर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो अकबर को कहा जा सकता है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो चित्रकला को उसने संरक्षण दिया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल चित्रकला ये जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था, और मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को वह पहचान सकता था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, और वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। इसलिए उसने जो है मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित किया था। अगला जो प्रश्न है, कर्नाटक की युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी के बीच। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध जो कि 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इसका विस्तार मात्र था, और गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था।
तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध सन याद रखिएगा 1746 से 48 के बीच हुआ और यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो एक तरफ दिया गया केंद्र और दूसरी तरफ है खनिज। माकूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए है, ये का हो जाएगा दूसरा। डल्ली राजहरा ये आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, बी का हो जाएगा पहला। कोरापुट ये आपका बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सी का चौथा हो जाएगा। और चित्रदुर्ग ये आपका मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? तो वह था अवध का नवाब। ये विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रथम सहायक संधि ये आपका 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया था। यदि प्रश्न में जो है वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? हैदराबाद का निजाम होगा। लेकिन जो है यहाँ पूछा गया सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक जो था वह अवध का नवाब था। तो दोनों जो है याद रखिएगा, यदि वेलेजली का पूछा जाए सहायक संधि तो हैदराबाद का निजाम आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था कब? तो 1856 ईस्वी में हुआ था, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को जो है अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के बाद लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था और इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो ये सी ऑप्शन से हो जाएगा। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से। सर पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात माना और इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में, डी ऑप्शन से हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था या बंदोबस्त ये अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई थी और अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में जो है तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। और अगला क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था? तो ये आप सबको पता होगा, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। सी ऑप्शन से हो जाएगा मालाबार में। दक्षिणी मालाबार जो कि केरल में है, वहाँ के मुसलमान पट्टीदारों तथा खेतिहरों को मोपला कहते थे और यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों नंबूदरी तथा नायर जातियों से थे। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह के 2 कारण थे। पहला, जमींदारों का अत्याचार और दूसरा जो था वह अंग्रेजी सरकार के खिलाफत विरोधी नीतियाँ। अगला क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? तो जमींदार कुंवर सिंह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो एक तरफ समाचार पत्र दिया गया, दूसरी तरफ संपादक का नाम दिया गया। तो हिंदू समाचार पत्र के संपादक जो थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, यानी कि ये हो जाएगा तीसरा। सुधारक समाचार पत्र के संपादक थे जी के गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, बी का हो जाएगा दूसरा। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक जो थे दादा भाई नौरोजी थे, सी का हो जाएगा पहला। और बंगाली समाचार पत्र के संपादक थे एस एन बनर्जी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी का हो जाएगा चौथा।
यानी कि 3, 2, 1, 4। तो ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊधम सिंह ने लंदन में मारा था किसको? तो सर माइकल ओ डायर को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें जो है गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। और राय को जो है इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? और कोड के माध्यम से आपको बताना है यहाँ कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन सही है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता ये आपका गलत है, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन ये सही है, इंडियन एसोसिएशन बम्बई ये जो है आपका गलत है। तो दूसरा और चौथा पे यहाँ आपका क्या है, सुमेलित नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि 1839 में जो है इसका गठन हुआ था और ये लंदन में हुआ था विलियम एडम के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये आपका जो है 1866 में इसका गठन हुआ था और कलकत्ता में नहीं बल्कि लंदन में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेशनल इंडिया एसोसिएशन ये आपका 1870-71 में जो है इसका गठन हुआ था लंदन में मेरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा। और इंडियन एसोसिएशन ये आपका 1876 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था ना कि बम्बई में। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो दूसरा और चौथा सुमेलित नहीं है यहाँ। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लूनेज एक गुजरात राज्य में खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस एवं कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 ईस्वी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के बाद जो है 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता हुआ तारामंडल या नक्षत्र कहलाता है। तो यदि तारामंडल ऑप्शन में दिया रहे तो वो भी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में जो है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, जैव विघटित प्रदूषक है? तो वह है वाहित मल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु आदि के द्वारा न जो है समय के साथ प्रकृति में सरल या हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं वह जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषकों के कुछ उदाहरण जैसे कि आपका घरेलू अपशिष्ट यानी कि कचरा, मलमूत्र और वाहित मल हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा वाहित मल। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न यूपीपीएससी द्वारा। तो प्राकृतिक आवासीय विनाश। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो कि जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो वह थे नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका।
और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही जो है शून्यता कहा है। अगला प्रश्न है, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो यह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक सुगमता से संबंधित है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। और सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है बताया जा चुका है। नागरिक सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह 1968 ईस्वी में लागू किया गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरिक सुरक्षा अधिनियम ये 1968 में बना, जो कि मई 1968 में यह संसद में अधिनियमित किया गया। और नागरिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता को मनोबल बनाए रखते हुए अपनी उत्पादन क्षमता को जारी रखते हुए दुश्मन के हमलों व दैविक प्रकोपों से नागरिकों की सुरक्षा से है। तो यह आपका 30 सितंबर 2009 ईस्वी को नागरिक सुरक्षा बल एक्ट में संशोधन करते हुए दुश्मन के हमले के स्थान पर आपदा शब्द जो है वह जोड़ा गया है, या उसे हटा के आपदा शब्द जोड़ा गया है। तो ये अधिनियम जो लागू हुआ था 1968 में, याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है, दादर और नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या है? तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा दमन। दादर तथा नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक संघ शासित राज्य जो है बनाया गया है, जिसकी राजधानी दमन को बनाया गया है। और आपको पता होगा अब जो है संघ शासित जो राज्यों की संख्या हो गई 8 और राज्यों की संख्या भारत में 28। तो दोस्तों जो है ये था आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का 19वां सेट। इसके पहले हम 18 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहां से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।